हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान में बात किया जा रहा है, जिसमें जीके जीएस की श्रृंखलाओं को बात किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसके बाद करंट अफेयर्स विविध के सेक्शनों पर बात किया जा रहा है। और वैसी चीज़ों पर बात किया जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग भारतीय संविधान में बात किया जा रहा है। भारतीय संविधान पर आप देखेंगे कि भाग 4 तक पूरा कंप्लीट है, विधिवत तरीके से कंप्लीट है। वहाँ से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे, राष्ट्रपति पर बात किया जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 पर संघीय कार्यपालिका पर बात किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति पर क्या क्या बातें होती हैं, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग कल बात किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पहले बात किया जाए, फिर उसके बाद उसकी शक्तियों को बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत एक आध दो प्रश्न निश्चित ही बन जाते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, पदावधि के संबंधित है, फिर उसके बाद देखेंगे कि निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, फिर उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो राष्ट्रपति के बारे में लोग बात करेंगे कि जो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एक एक अनुच्छेद आते जाएंगे ना, तब उसको आपको डिफाइन करते जाएंगे क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति, यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक अनुच्छेद 52 में ये कहा गया। अनुच्छेद 53 में बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति में निहित होगी संघ की कार्यपालिका शक्ति। एक औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति को माना जाता है औपचारिकता के रूप में। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करती हैं, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति एक कठपुतली की तरह कार्य करता है, और जब इसकी जो शक्तियाँ हैं चरम सीमा पर कब पहुँची, आपातकाल के दौरान चरम सीमा पर इसकी शक्तियाँ रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही विधिवत तरीके से विस्तार से हर एक चीज़ पढ़ा जाएगा। इसको देखिएगा, अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, राज्यसभा प्लस लोकसभा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस लोकसभा और प्लस दिल्ली व पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली व पुडुचेरी और प्लस राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर विधान परिषद की बात नहीं की गई है, यहाँ पर विधान परिषद की बात नहीं की गई है। राज्यसभा, लोकसभा, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य होंगे और राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, तो वो लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, और चुनावी प्रणाली क्या होगी, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत आधार पर होगा। और क्या होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। ठीक है, प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, कौन कौन लेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का ये कब लिया गया था, 97वां या 70वां है। ठीक है, यहाँ पे बात चेक कर लीजिएगा कि 70वां है, सर 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन 1991-92 का है। ठीक है, वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर संविधान संशोधन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कब दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को वहाँ पर ऐड किया गया था। यहाँ पर राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, दिल्ली और पुडुचेरी के राज्य विधानसभा के होंगे, फिर उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और कैसे होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति 55 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यही है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यही है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि कब होगा, कैसे होगा कि शपथ ग्रहण के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से, ठीक है, ग्रहण के दिन से 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष तक वहाँ पर नियुक्ति उसकी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का जो पदावधि है शपथ ग्रहण के दिन से वहाँ पर 65 वर्ष तक की उसकी नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके बाद देखिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी कि वो कितनी भी बार भी वहाँ पर वो नियुक्ति पा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो पात्रता है वो कितनी भी बार, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है, कितनी भी बार नियुक्ति हो सकती है। अगर अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ क्या आती हैं, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, पहली अर्हता है भारत के नागरिक हो। दूसरी बात क्या है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात क्या है कि वो किसी भी लाभ के पद पर न रहा, किसी भी लाभ के पद पर न रहा हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और भी है कि सदन, किसी भी सदन का सदस्य न रहे, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य न हो, सदन का सदस्य न हो। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन का सदस्य न हो, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा का सदस्य है तो जब उसकी निर्वाचन होगा, जब वो नियुक्ति होगी उसकी, जब वहाँ पर निर्वाचित होगा तो वहाँ पर उसको किसी भी सदस्य है तो अब उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। उसी दिन से उसका वो मान लिया जाएगा कि उसका सदस्य नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा लोकसभा का अगर कोई व्यक्ति सदस्य है और वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो रहा है तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के बाद कि वो उस सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 58 में उसकी अर्हताएँ बात की गई हैं। क्या क्या है, यही अर्हता है, भारत का नागरिक, 35 वर्ष का आयु तय कर लिया हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो और किसी भी सदन का सदस्य न हो। फिर उसके बाद 59, अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें यही सब है। ठीक है। किसी के लाभ के पद पर न हो, वहाँ पर भारत का नागरिक हो, फिर इसके बाद किसी भी सदन का सदस्य न हो। ठीक है। तो शर्तें और यहाँ पर अर्हताओं में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगर ये अनुपस्थित है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस समय जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा वो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कौन जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेगा। अगर तीनों अनुपस्थित हैं तो क्या होगा, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर नियुक्ति होगी। ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की कार्यभार तो संभालेगा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं है तो वो कौन पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति यहाँ पर देखेंगे कि एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एकमात्र ऐसा व्यक्ति एम हिदायतुल्लाह ने वो राष्ट्रपति के पद का भी कार्य संभाला है। यानी कि राष्ट्रपति के पद और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद दोनों वहाँ पर वो नियुक्ति थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उप राष्ट्रपति के नाम वहाँ पर त्यागपत्र देता है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाने की बात है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और यह किसी भी सदन में हो सकता है, किसी भी सदन में यह प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन में। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति के सदस्य निर्वाचन में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, यहाँ पर राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो इसमें मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है वहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो नोट्स से ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, तो वो सारी बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और ये किसी भी सदन में चलता है, वहाँ पर मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। निर्वाचन में मनोनीत सदस्य जो है वो नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग वहाँ पर निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान देना है। फिर उसके बाद अगर अनुच्छेद 62 की हम बात करें, अनुच्छेद 62 में वही देखिए कि राष्ट्रपति पद की रिक्तियाँ, कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो वो कौन राष्ट्रपति बनेगा। अगर राष्ट्रपति की वहाँ पर पदच्युत कर दिया गया है तो वहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है तो वहाँ पर उसको 6 माह के अंदर, कितना, 6 माह के अंदर वहाँ पर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो कार्यपालिका शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, फिर उसके बाद वीटो की शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी बातें हैं, तो उसको हम लोग कल बात करेंगे। आज राष्ट्रपति पर इस तरह से इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िए और फिर उसके बाद नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें एक सिनेरियो के रूप में बता दें तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक कि भारत का राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा और फिर उसके बाद राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य जो हैं वहाँ पर भाग लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए निर्वाचन किया जाएगा वो किस प्रकार से होगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। फिर उसके बाद एक व्यक्ति जो है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर उसके बाद देखिए कि जो अर्हताएँ हैं, राष्ट्रपति कौन बन सकता है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पे न हो, फिर उसके बाद किसी भी सदन का सदस्य न हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। फिर उसके बाद देखिए शर्तें वही है। ठीक है, जो अर्हताएँ हैं वही शर्तों में आ जाती है, लगभग में वही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखिए शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर उसके बाद अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश तीनों नहीं है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वहाँ पर वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात करें कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो किसी भी सदन में वहाँ पर चलाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। और रिक्तियों के बारे में अगर बात किया जाए तो रिक्तियों के बारे में क्या चीज़ें हैं कि जब राष्ट्रपति की जो
पदावधि खत्म हो जाएगी या उसे पदच्युत कर दिया जाए या उसके पद से हटा दिया जाए महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, तो उसके 6 महीना के अंदर वहाँ पर चुनाव कराने की प्रणाली जो है वो राष्ट्रपति के रिक्तियों पद की रिक्तियों के बारे में देखने को मिलती है। और एक बात महत्वपूर्ण बात ये है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और फिर उसके बाद दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाएगा तो वहाँ पर मनोनीत सदस्य वहाँ पर भाग ले सकते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो मतदान नहीं कर सकते। और महाभियोग की प्रक्रिया जब चलाई जाती है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही सूचना दी जाती है कि अपन महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। आप इससे नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।